आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि हम लाइट पे बेस हमारा पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का हम एक फिनोमेना कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं और टीच मी टैब के ऊपर हमारी टोटल वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बेटा, आज हम लाइट के जो रिफ्लेक्शन पोर्शन का एक रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से देखें बेटा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाएं। सबसे पहले बेटा, हमसे लाइट के ऊपर बेस कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइट और लाइट में भी रिफ्लेक्शन पे जो बेस हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। हमने पढ़ा था, ये हमारे पास कोई भी एक ओपैक सरफेस है और इस साइड को हमने बेटा पॉलिश कर दिया है, और जो दूसरा इससे दूसरा साइड है हमारा वो बेटा स्मूथ एंड शाइनी होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग होता है। उसके ऊपर एक इंसिडेंट रे फॉल हुई है बेटा और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई है। आने वाले रे को हमने कह दिया था इंसिडेंट रे और टकरा के जाने वाले को हमने कह दिया था रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ हम बेटा एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं जिसको नॉर्मल कहा जाता है। यहाँ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, यहाँ हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसमें देखते हैं चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट का पाथ चेंज हो गया है विदाउट चेंज इन इट्स मीडियम। जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में लाइट वापस चली गई है। तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हम डायग्राम के द्वारा ऐसे समझा सकते हैं इसको। अब इस पर बेस क्वेश्चन क्या बनते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं बेटा। चाहे आप प्लेन सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे आप कर्व्ड सरफेसेस के बारे में पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन कहीं पे भी हुआ है तो I इक्वल्स टू R होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर प्रकार के सरफेस के लिए अप्लीकेबल होता है बेटा। इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक इंसिडेंट रे ने और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है 30 डिग्री, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम कहेंगे ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए बेटा इंसिडेंट रे ने मिरर के सरफेस के साथ यहाँ एंगल 30 डिग्री बनाया है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, इस नॉर्मल के साथ ये जो सरफेस है ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री होता है, नीचे वाला 30 है तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं बेटा आगे। एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास बेटा कोई भी एक मिरर है और उस मिरर में ये हमारे पास बेटा कोई एक सरफेस है या कोई मिरर है और इसके ऊपर जो लाइट रे है वो नॉर्मली आके गिरी है, मीन्स परपेंडिकुलर आके गिरी है। तो इंसिडेंट रे ये होगी बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर आपको याद होगा हम नॉर्मल डालते हैं, तो नॉर्मल भी यही होगा। तो इंसिडेंट रे भी वही, नॉर्मल भी वही, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। जब इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल होती है तो I और R दोनों 0 हो जाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, मीन्स रिट्रेसेस इट्स पाथ। इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द गिवन सरफेस, देन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी बेटा वो रिट्रेस करेगी इट्स पाथ। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। हम क्या क्वेश्चन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आपसे पूछ लिया जाए कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंपल ऐसे पूछ लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू 0 है तो R कितना होगा। तो हम कहेंगे R भी इक्वल्स टू 0 होगा। डायग्राम बना के बताइए। तो मैंने जो ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है आपको ये डायग्राम बना के दिखाना है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी। तो हम कहेंगे जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आई थी उसी रास्ते से रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, मीन्स रिट्रेसेस इट्स पाथ, ऐसा हम लिखेंगे बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस। उसके बाद प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। प्लेन मिरर के अंदर में आपको याद होगा बेटा हमने इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसके एक बार मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद से भी क्वेश्चन कर पाएंगे।
ये हमारा प्लेन मिरर है बेटा। हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होता है इमेज भी हमें मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर नज़र आती है। मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u और इमेज की डिस्टेंस v क्या होते हैं, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी बेटा कि ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी होती है इमेज की हाइट भी हमें मिरर के अंदर उतनी ही नज़र आती है। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 और इमेज की हाइट h2, h1 और h2 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था बेटा जो इमेज बनती है वो हमेशा विर्चुअल बनती है, और आपको याद होगा बेटा विर्चुअल इमेज तो ऑलवेज इरेक्ट होती है, तो विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। और लास्ट बेटा फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। और आपसे है ना ऐसे भी पूछ सकता है कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना क्या होता है। ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड नज़र आता है, इसी को हम लेटरल इन्वर्जन फिनोमिना के बोलते हैं बेटा। तो इन पे बेस किसी प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा हमारे पास मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इमेज की हाइट भी कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर बनेगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की कंप्लीट हाइट देखने के लिए इमेज की आपको मिरर की साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो बेटा मिरर की साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज़ से हाफ होती है, ये आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट यदि मिरर की तरफ v स्पीड से दौड़ रहा है तो इमेज मिरर की तरफ हमें कितनी स्पीड से दौड़ती हुई नज़र आएगी, तो 2v स्पीड से दौड़ती हुई नज़र आएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान रखें बेटा। अच्छा, उसके बाद आपसे प्लेन मिरर के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ सकता है। दो मिरर हैं बेटा, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है। हो सकता है एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ऐसे है। हो सकता है एक प्लेन मिरर ये और एक प्लेन मिरर ये है। हो सकता है एक प्लेन मिरर ये और एक प्लेन मिरर ये है। दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा ऐसे, तो इन दोनों मिरर के अंदर उसकी टोटल इमेज कितनी बनेगी। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 360/θ। यदि हमारा आंसर ओड आ जाए तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, और यदि हमारा आंसर इवन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 360/θ है, इसमें से हम एक को लेस कर देंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा n = 360/θ -1। और यदि ओड रहता है तो आप इतना ही छोड़ दीजिए बेटा। थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल। देखो ये मैं थोड़ा सा स्पीडली आपको ये करवा रहा हूँ, ये इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। दो मिरर के बीच में यहाँ एंगल थीटा होता है, यहाँ एंगल थीटा आपको दिया मिलेगा। ये दो पैरेलल मिरर आपको दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल मिरर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर मिरर के अंदर में एंगल आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। तो आप इजीली दो मिरर के बीच की में रखे ऑब्जेक्ट की इमेज, नंबर ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेटा प्लेन मिरर के बारे में। उसके बाद हमारा आता है सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर आपको मैंने बताया था। देखो मिरर क्या होता है, मिरर बेटा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक साइड तो ओपेक हो और एक साइड क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, उसी को हम मिरर बोल रहे हैं। एक ऐसा होलो स्फीयर जिसका एक पार्ट तो क्या हो, एक पार्ट तो जिसका ओपेक हो, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, और एक कैसा हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग हो। एक पार्ट तो ओपेक है और एक पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस होलो स्फीयर के काटे गए एक हिस्से को ही हम क्या कहेंगे, सफेरिकल मिरर कहेंगे। मान लो काटा हुआ हिस्सा ऐसा है, हो सकता है ये वाला हिस्सा ओपेक हो, ठीक है, और ये वाला हिस्सा कैसा हो बेटा, रिफ्लेक्टिंग हो इसका उल्टा भी तो सकता है। इसका उल्टा कैसे, इसका उल्टा बेटा ऐसे हो सकता है कि हमारा ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो, ओपेक हो। मतलब देखो पहले ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं बल्गिंग आउट सरफेस, बाहर की तरफ उभरा हुआ ओपेक है और धसा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है। धसे हुए हिस्से को बेटा कनकेव साइड बोलते हैं, उभरे हुए हिस्से को बेटा कन्वेक्स साइड बोलते हैं। कनकेव साइड रिफ्लेक्टिंग तो कनकेव मिरर, और यहाँ कन्वेक्स साइड रिफ्लेक्टिंग तो कन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा हो गया बेटा मिरर, दो प्रकार का सफेरिकल मिरर। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद थी बेटा हमारे पास टर्मिनोलॉजी। एक बार मैं आपको टर्मिनोलॉजी करवा देता हूँ। देखो टर्मिनोलॉजी में हमारे पास कुल मिला के 6 टर्म थी बेटा। पहला था हमारा पोल,
दूसरा था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा था हमारा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद हमारे पास था बेटा प्रिंसिपल फोकस, उसके बाद हमारे पास था बेटा फोकल लेंथ, और लास्ट में था बेटा 6 नंबर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो मैं एक बार डायग्राम बना करके दोनों ही मिरर में आपको समझाता हुआ चलता हूँ। हम दोनों ही मिरर के एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास बेटा कनकेव मिरर है और ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। हम लाइट को हमेशा लेफ्ट साइड से आता हुआ मानेंगे बेटा। ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है, ये हमारी इंसिडेंट रे थी बेटा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ऐसे ही इसमें ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई है। अब आप देखते जाइए, मैं एक बार डायग्राम ये बना देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले बेटा पोल क्या है, पोल क्या है, इस सफेरिकल मिरर का जो मिडल पॉइंट है वही क्या कहलाता है, पोल। इस सफेरिकल मिरर का ही मिडल पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल बेटा। पीछे रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए ये जो सफेरिकल मिरर है जरूर हमने इसको किसी ऐसे सफियर में से काटा होगा, इसको भी जरूर हमने किसी ऐसे होलो सफियर में से काटा होगा। तो जिस होलो सफियर में से सफेरिकल मिरर को काटा जाता है उसी का सेंटर क्या कहलाता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये डायग्राम हमारा, सॉरी ये डायग्राम हमारा मिट गया है, इसके बाद मैं बना लेता हूँ बेटा। देखिए सबसे पहले इस सफेरिकल मिरर को बेटा हम जिस होलो सफेयर में से काटते हैं ना उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बेटा। अब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्स को देखो, इंसिडेंट रे ऐसे आई बेटा, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे नीचे की तरफ आ गई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्स जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को हम फोकस बोलते हैं। तो कनकेव में तो रियल में मिल रही है तो रियल फोकस बना है। कन्वेक्स में देखो ये ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई बेटा, लेकिन ये हमें कहीं पीछे से आती हुई महसूस हो रही है, तो यहाँ विर्चुअल फोकस बना है। याद रखें, कनकेव में रियल फोकस होता है, कन्वेक्स में विर्चुअल फोकस होता है। पोल से लेकर के फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं बेटा, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और पोल से सेंटर की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में 3 पॉइंट हमने पढ़े थे, तीनों पॉइंट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट होता है कि जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो सारी की सारी पोल से मेजर की जाती हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ सफेरिकल मिरर। चाहे वो पोल से फोकस की दूरी हो, चाहे वो पोल से सेंटर की दूरी हो, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा होता तो ऑब्जेक्ट की दूरी निकालते, इमेज कहीं बन रही होती तो इमेज की दूरी निकालते। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम u मानते हैं, पोल से इमेज की दूरी को बेटा हम v मानते हैं, पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ f, और पोल से सेंटर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर r कहते हैं। ये 4 दूरियां होती हैं, सारे पोल से मेजर होती हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, यदि आप उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएंगी, और इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव ली जाएंगी। देखो आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप ऊपर वाले केस नंबर 1 में देखिए, कनकेव में क्या है, इंसिडेंट रे तो इधर ऐसे जा रही, लेफ्ट से राइट ऐसे जा रही है बेटा, और हम पोल से फोकस ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो पोल से फोकस की दूरी जो है फोकल लेंथ क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। पोल से सेंटर की दूरी भी हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो ये भी नेगेटिव ली जाएगी। केस नंबर 2 में देखिए, कन्वेक्स मिरर में इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ्ट से राइट, पोल से फोकस भी इधर ही तो है ऐसे ही, तो इसका मतलब पोल से फोकस की दूरी भी क्या ली जाएगी, पॉजिटिव, और पोल से सेंटर की दूरी भी क्या ली जाएगी बेटा, पॉजिटिव ली जाएगी। और लास्ट थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, प्रिंसिपल एक्स से ऊपर की तरफ सारी हाइट पॉजिटिव होती हैं और नीचे की तरफ सारी हाइट क्या होती हैं, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा होता है, याद रखना है बेटा ये, चाहे आप मिरर पढ़ रहे हो चाहे आप लेंस पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा सीधा खड़ा होता है प्रिंसिपल एक्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1 ऑलवेज पॉजिटिव होगी, चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, चाहे लेंस पढ़ो। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज यदि विर्चुअल बनी है तो विर्चुअल इमेज तो ऑलवेज क्या होती है बेटा, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी, तो इमेज की हाइट क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। और यदि आपकी इमेज रियल बनी है तो रियल इमेज तो ऑलवेज क्या होती है बेटा,
इन्वर्टेड होती है और इन्वर्टेड होती है तो आप इमेज की हाइट क्या लोगे, नेगेटिव। तो कहीं पे भी रियल और इन्वर्टेड इमेज लिखा हुआ हो तो हाइट नेगेटिव लेनी है, और इमेज यदि विर्चुअल कह रखी है या इरेक्ट कह रखी है तो इमेज की हाइट पॉजिटिव लेनी है। याद रहे ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव होती ही है। ये था हमारा बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की बेटा हाफ होती है, चाहे आप कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हो चाहे आप कनकेव मिरर पढ़ रहे हो। बात याद रहे, यदि आप कनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, कनकेव, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होती है। और यदि बेटा आप कन्वेक्स पढ़ रहे हैं तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और रेडियस भी पॉजिटिव होती है। और आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, चाहे आप मिरर पढ़ रहे हो चाहे लेंस पढ़ रहे हो, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है बेटा रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। और ये होता है बेटा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, चाहे हम कनकेव पढ़ रहे हों चाहे हम कन्वेक्स पढ़ रहे हों। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा होता है m इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फार्मूला। दूसरा था m इज इक्वल टू माइनस v/u, वेयर v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ नेगेटिव साइन लगेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन नहीं होता है। h2 है साइज ऑफ इमेज और h1 है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ से एक और फार्मूला बना सकते हो, दोनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर हो जाएगी। तो आप यहाँ से बेटा एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हो कि h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। और मैं आपको दिखाऊंगा ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए यूज़ किया जाएगा बेटा। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था इसी फॉर्मूले पे बेस देखो, m इज इक्वल टू h2/h1 है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस हम आपको पढ़ाया था कि यदि विर्चुअल इमेज बनी है, याद रखना विर्चुअल इमेज यदि बनी है, चाहे वो कनकेव में बनी हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर में बनी हो, विर्चुअल इमेज की हाइट तो पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर क्या है पॉजिटिव। मतलब यदि विर्चुअल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, और यदि रियल इमेज बनी है तो रियल इमेज की हाइट तो नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव किसकी, रियल इमेज की। कनकेव में तो विर्चुअल और रियल दोनों बनती हैं तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कन्वेक्स में ऑलवेज विर्चुअल इमेज होती है तो ऑलवेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होती है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था, नेक्स्ट आपको मैं ले चलता हूँ। कनकेव में तो हमने अलग अलग 6 पोजीशन पढ़ी थी ऑब्जेक्ट की, और 6 अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज पढ़ी थी। लार्ज इमेज भी बनी थी, स्मॉल इमेज भी बनी थी, और बेटा सेम साइज की भी इमेज बनी थी। दूसरा, विर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में पढ़ी थी और बाकी 5 केस में हमने रियल इमेज पढ़ी थी। और वो एक केस कौन सा था विर्चुअल इमेज का, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है ना, तब हमारे पास कैसी इमेज बनी थी, विर्चुअल। अदरवाइज ऑलवेज रियल इमेज बनती है। लेकिन कन्वेक्स में हमने 2 पोजीशन पढ़ी थी बेटा, एक तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी, और दूसरा एट इन्फिनिटी। दोनों ही केस में इमेज विर्चुअल होती है, स्मॉल होती है, इरेक्ट होती है बेटा। तो ये था बेटा हमारा एक रिवीजन वीडियो। और नेक्स्ट हम आपको जब भी लाइव क्लास लेंगे उस लाइव क्लास में बेटा आपको NCERT बेस एक्सरसाइज करवाई जाएगी। सिर्फ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे बेटा। तो और उसके बाद फिर हम अपना रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक आप अच्छे ध्यान से देखें। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।